मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने केस स्टडी बेल्जियम और श्रीलंका की देखी है। बेल्जियम और श्रीलंका दोनों की केस स्टडी को हम लोगों ने अच्छे से समझा, वहाँ की एथनिक कंडीशन को हम लोगों ने समझा, मेजॉरिटी माइनॉरिटी वाली कम्युनिटी में क्यों टेंशन बनी हुई है, इन बातों को भी हम लोगों ने समझा था। फिर अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या था। भाई एक जगह यानी श्रीलंका में जो है वो क्या हुआ कि वहाँ पर सिविल वॉर हुआ। आपस में उसी देश के लोग जो है, उसी देश के जो नागरिक हैं, जो सिटीजन्स हैं, वो आपस में लड़ने लग गए। बेल्जियम में लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भाई बेल्जियम में क्यों नहीं हुआ? बेल्जियम में इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वहाँ पर जो सिस्टम ऑफ पावर शेयरिंग था, वो इस तरीके से बनाया गया ताकि हर कम्युनिटी, चाहे वो मेजॉरिटी की हो या माइनॉरिटी की हो, सभी को जो है वो इक्वल पावर शेयरिंग, सभी के साथ इक्वल पावर शेयरिंग की गई, सभी को इक्वल पावर्स दी गई, सभी को इक्वल इम्पोर्टेंस कंट्री में दी गई। तो वहाँ पर जो है वो बिल्कुल भी इस तरीके की सिविल वॉर की कंडीशन क्रिएट नहीं हुई, बल्कि बेल्जियम जो है वो और भी अच्छे तरीके से अपना जो डेवलपमेंट है वो करने लगा। दूसरी तरफ अपोजिट में देखा गया कि जो श्रीलंका है वहाँ पर इक्वल पावर शेयरिंग नहीं हुई। वहाँ पर पावर शेयरिंग इस तरीके की फीलिंग को लोगों को नहीं प्रोवाइड कर सकी कि मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के पीपल्स अपने आप को उस कंट्री से जोड़ सकें, उस कंट्री के जो है वो इक्वल सिटीजन्स मान सकें। माइनॉरिटी पीपल्स हमेशा ये कहते रहे कि हम जो है वो एक इग्नोर्ड सिटीजन्स की तरीके से जाने जाते हैं, एक दोयम दर्जे के नागरिक हैं हम इस देश में, जिसकी वजह से उनके अंदर जो असंतुष्टि की भावना है वो उनके अंदर पनपती है और फीलिंग ऑफ एलिनेशन डेवलप होता है। फीलिंग ऑफ एलिनेशन का मतलब एक अलगाववाद की भावना भड़कती है, जिसकी वजह से वो एक इंडिपेंडेंट तमिल की डिमांड करते हैं, एक अलग जो है वो तमिल स्टेट की डिमांड करते हैं और सिविल वॉर क्रिएट होती है। तो ये सारी जो कंडीशंस हैं वो यहाँ पर देखी गई। अब आगे हम लोग देखते हैं कि भाई बेल्जियम में ऐसा क्यों नहीं हुआ, बेल्जियम में जो सिविल वॉर है वो क्यों नहीं हुआ, कैसे उन्होंने जो है वो लोगों के साथ इक्वल पावर शेयर्स की। तो इन सारी बातों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। जैसे इसमें कह रहा है कि एकोमोडेशन इन बेल्जियम, the Belgian leaders took a different path. They recognized the existence of the regional differences and the cultural diversities between the 1970 and 1993. They amended their constitution 4 times so as to work out an arrangement that would enable everyone to live together within the same country. The arrangement they worked out is different from any other country and is very innovative. Here are some of the elements of the Belgian model. ठीक है, तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि जो बेल्जियन लीडर्स हैं उन्होंने श्रीलंका वाले रास्ते को ना अपना करके एक डिफरेंट पाथ को चूज किया और वहाँ पर उन्होंने क्या किया कि दे रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ द रीजनल डिफरेंसेस। जो क्षेत्रीय डिफरेंसेस थे, रीजनल डिफरेंसेस थे, जो कल्चरल डाइवर्सिटीज़ उनकी कंट्री में थी, उन सारी चीज़ों को उन्होंने रिकॉग्नाइज किया, उसकी पहचान की और उसको जो है वो कंट्री के साथ जोड़ने की कोशिश की। ऐसा कब हुआ? बिटवीन 1970 टू 1993 दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स। ऐसा जो है वो बार-बार करने का वो प्रयास करते रहे कि किसी भी कल्चर के पर्सन को, किसी भी कम्युनिटी को ऐसा ना लगे कि उनके साथ जो है वो उनका जो संविधान है, उनके देश का जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कहीं न कहीं अ, सौतेला व्यवहार कर रहा है या फिर इस तरीके से बिहेव कर रहा है कि वो किसी एक कम्युनिटी के पक्ष में है, दूसरी कम्युनिटी के पक्ष में नहीं है। ऐसा जो है वो लोगों के अंदर फीलिंग ना आए, इसके लिए उनके संविधान को 4 बार अमेंड किया गया। अमेंड करने का मतलब आप समझते ही हैं, क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब भी कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी प्रोविज़न को लेकर के कोई बदलाव किए जाते हैं, उसमें कुछ जोड़ा या घटाया जाता है, तो उसे जो है वो अमेंडमेंट कहा जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में 4 टाइम्स जो है वो अमेंडमेंट किए गए बिटवीन 1970 टू 1993, ताकि जो कल्चरल डाइवर्सिटीज़ और जो रीजनल डिफरेंसेस हैं, इनको रिकॉग्नाइज़ किया जा सके। आगे देखिए इसमें क्या बोल रहा है, दैट वुड इनेबल एवरीवन टू लिव टुगेदर, ताकि सारे के सारे लोग जो देश में हैं वो एक साथ मिलजुल कर रह सकें, विद इन द सेम कंट्री, एक ही देश में रह सकें, अलग देश अलग राष्ट्र की डिमांड ना करें। जैसे कि वहाँ पर तमिलम ने अलग जो पीपल्स थे तमिल वाले, उन्होंने अलग एक तमिल की डिमांड की थी। ऐसी कंडीशन जो है वो किसी कंट्री में ना आए या बेल्जियम में ना आए, इसके लिए उन्होंने जो है वो क्या किया कि ऐसे संविधान को जो है वो बनाने की कोशिश की, जिससे कि उस संविधान के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग सभी लोग एक साथ रह सकें और एक ही कंट्री में रह सकें, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए उसके लिए क्या होता है, इसमें बोल रहे हैं कि द अरेंजमेंट दे वर्कड आउट
इज़ डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कंट्री, किसी भी कंट्री से इनका जो ऐसा जो अरेंजमेंट रहा, ऐसी जो व्यवस्था रही, वो एकदम डिफरेंट रही एंड इज़ वेरी इनोवेटिव, और बहुत ही इनोवेटिव भी रही। देयर आर सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द बेल्जियन मॉडल। यहाँ पर बेल्जियन मॉडल के कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं। तो बेल्जियम की ही जो है वो कहानी को केस स्टडी के रूप में आपके सामने इस चैप्टर में क्यों रखा गया? क्योंकि उनका जो मॉडल था वो बिल्कुल यूनिक था, पावर शेयरिंग का जो मॉडल था वो बिल्कुल यूनिक था। तो बेल्जियम के ऐसे पावर शेयरिंग के मॉडल को ही बेल्गियन मॉडल कहा गया है। एग्ज़ाम में कभी-कभी क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट द बेल्गियन मॉडल? और ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ द बेल्गियन मॉडल वाज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर कंट्री, है ना? तो वहाँ पर आपको ये पॉइंट्स लिखने होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या बेल्गियन मॉडल क्या था? कैसे वहाँ पर पावर शेयरिंग की गई थी, उनको यहाँ पर बताया गया है। फर्स्ट पॉइंट देखिए क्या बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ डच एंड द फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। Some special laws require the support of majority of members from each linguistic group. Thus, no single community can make decisions unilaterally. Okay? देखिए क्या बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ डच एंड द फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स, जैसे डच और जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल्स हैं, इनकी कम्युनिटी से जो मिनिस्टर्स बनाए जाएंगे वो इक्वल बनाए जाएंगे। कहाँ पर? सेंट्रल गवर्नमेंट में। सेंट्रल गवर्नमेंट में डच कम्युनिटी और फ्रेंच कम्युनिटी के जो पीपल्स हैं उनको मिनिस्टर बनाया जाएगा, यानी मिनिस्ट्रीज जो हैं उनको इक्वली डिवाइड किया जाएगा डच और फ्रेंच पीपल्स में। ओके, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट में जो डच स्पीकिंग पीपल है, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल्स हैं, इनके इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स रह सकें। कभी इनको इस तरीके की फीलिंग ना हो कि हाँ हमारी जो गवर्नमेंट है उसमें फ्रेंच पीपल्स की पावर जो है वो ज़्यादा है, हमारी जो गवर्नमेंट है वो बायस्ड है फ्रेंच पीपल्स को लेकर के, या फिर डच पीपल्स को लेकर के बायस्ड है, ऐसा कोई ब्लेम ना आए। आगे देखिए इसमें क्या बोल रहा है, सम स्पेशल लॉज रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप। इसमें कहा गया है कि सम स्पेशल लॉज रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी। कुछ इस तरीके के स्पेशल लॉज बनाए गए, रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी ऑफ मेंबर फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप, ताकि सारे जो लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हैं इनकी मेजोरिटी ऑफ जो मेंबर्स हैं इनके सपोर्ट्स को जो है वो यहाँ पर मेंटेन किया जा सके। दस नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक द डिसीजंस यूनिलेटरली, ताकि कोई भी एक कम्युनिटी, चाहे वो मेजोरिटी ही क्यों ना हो, मेजोरिटी कम्युनिटी वाली जो है वो कम्युनिटी ही क्यों ना हो, वो अकेले मिलकर के अकेले जो है वो कोई डिसीजन ना ले सके, बाकी लोगों को भी उसमें सम्मिलित करना पड़े, शामिल करना पड़े। तो इन बातों को यहाँ पर जो है वो इम्पोर्टेंट बताया गया है। ओके, देखिए कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट में डच स्पीकिंग पीपल और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल दोनों बराबर होंगे, मिनिस्टर के रूप में बराबर रखे जाएंगे। सम स्पेशल लॉज रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप। सारे जो लिंग्विस्टिक ग्रुप्स के पीपल्स हैं इनके सपोर्ट के लिए कुछ स्पेशल लॉज बनाए जाएंगे। ठीक है, दस नो सिंगल कम्युनिटीज, ताकि कोई भी सिंगल कम्युनिटी किसी भी डिसीजन को ना ले सके। कंट्री में अगर कोई डिसीजन लिया जाना हो तो उसमें अ, सारी जो कम्युनिटीज़ हैं, है ना? इनका मिला-जुला जो है वो उसमें कॉन्क्लूज़न आना चाहिए। इनका मिला करके ही कोई समर्थन जो है वो यहाँ पर इस तरीके से लिया जाए, ताकि जो डिसीज़न है वो सभी के लिए एक्सेप्टेबल हो। एक पक्षीय जो है वो कोई निर्णय ना हो, इस बात को यहाँ पर कहा गया है कि दस नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक द डिसीजंस यूनिलैटरली। सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है कि मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू द स्टेट of the two regions of the country, the state government are not subordinate to the central government. यानी many powers of the central government have been given to the state government. सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारी ऐसी शक्तियाँ जो स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई। ठीक है, ऑफ द टू रीजन्स ऑफ द कंट्री, कंट्री के दोनों रीजन्स जो हैं, यानी कैपिटल रीजन और कैपिटल के अलावा जो रीजन जो क्षेत्र हैं, दोनों को जो है वो इस तरीके की पावर्स दे दी गई, ताकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, इस पर इस तरीके का ब्लेम ना आए कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ज़्यादा पावरफुल है और स्टेट गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल नहीं है। सो दैट इज़ वाई इसमें ये बोल रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारी ऐसी पावर्स हैं जिनको लेकर के किसको दे दिया गया, स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया गया। ठीक है, ताकि ये जो है वो सेटिस्फाई रह सके और जो रीजनल डेवलपमेंट है वो इनकी अकॉर्डिंगली हो सके।
आगे कह रहा है कि द स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट सबॉर्डिनेट। ये कहा गया कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सबॉर्डिनेट गवर्नमेंट नहीं होगी सेंट्रल गवर्नमेंट की। सबॉर्डिनेट का मतलब होता है कि उसका जो अपर बॉडी है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर सबॉर्डिनेट स्टेट गवर्नमेंट होती तो वहाँ पर ये माना जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी कहेगी वो स्टेट गवर्नमेंट को करना होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की सबॉर्डिनेट नहीं है। ठीक है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई भी बात कहे तो स्टेट गवर्नमेंट को उसे ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके मान लेना है। अंडरस्टूड। उनका जो है वो वेलफेयर किस में है, उनके पर्टिकुलर स्टेट पर्टिकुलर रीजन का डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, वो उसके अकॉर्डिंगली उस डिसीजन को एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे, दैट विल बी डिपेंड ऑन द स्टेट गवर्नमेंट ओनली। ठीक है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है वो किसी भी तरीके से कोई प्रेशर नहीं होगा, इस बात को यहाँ पर बताया गया। तो इससे क्या हुआ कि सारे के सारे जो स्टेट गवर्नमेंट थी, सारे के सारे जो रीजनल पावर्स थी है ना, उनको इक्वल जो है वो इम्पोर्टेंस मिली। और किसी ने भी ये नहीं जो है वो समझा कि उनको जो है वो कंट्री में एक तरीके से कोई बायस्ड बिहेव हो रहा है या उनके साथ जो है वो उनके वेलफेयर उनके इंटरेस्ट को इग्नोर किया जा रहा है, ऐसा जो है वो उन्हें फील नहीं हुआ। अगला जो पॉइंट है उसमें देखिए क्या बोल रहा है बेटा, ब्रसेल्स ब्रसेल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। जो ब्रसेल्स है बेल्जियम की कैपिटल, वहाँ की बात यहाँ पर कही गई है कि उसकी अपनी एक सेपरेट गवर्नमेंट थी। ठीक है, विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन, जिसमें दोनों डच और फ्रेंच दोनों कम्युनिटी का इक्वल रिप्रेजेंटेशन था। यानी दोनों कम्युनिटी के बराबर जो प्रतिनिधि, बराबर जो नेता, बराबर जो लीडर्स थे उनको चुना गया था सरकार चलाने के लिए। संख्या में बराबर ही होंगे, ऐसा यहाँ पर कहा गया। दे विल बी इक्वल इन द नंबर्स to present their communities in the Brussels, in that means in the capital region. Okay, आगे देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि the French speaking people accepted equal representation in Brussels because the Dutch speaking community has accepted the equal representation in the central government. आप लोगों ने स्टार्टिंग में ही देखा था कि जो डच स्पीकिंग पीपल्स हैं और जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल्स हैं, इनकी मेजॉरिटी माइनॉरिटी का जो सिस्टम है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर चेंज हो जा रहा था। पुराने वाले वीडियो में आप लोगों ने इस बात को देखा था कि ऐसी कम्युनिटी जो कैपिटल रीजन में मेजॉरिटी में है वो बाकी पूरे कंट्री में माइनॉरिटी में है, और ऐसी कम्युनिटी जो बाकी पूरे कंट्री में कैपिटल रीजन को छोड़ के बाकी पूरी कंट्री में मेजॉरिटी में है, वो आकर के कैपिटल रीजन में माइनॉरिटी में हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ कि दोनों को एक दूसरे के साथ जो है वो मिलजुल कर रहने का यहाँ पर जो है वो कॉन्सेप्ट सुझाया गया। ये कहा गया कि अगर तुम उन्हें ऐसी कम्युनिटी जो कैपिटल रीजन में मेजॉरिटी में है, वहाँ पर रहने वाली जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, अगर उनको वो इक्वल इम्पोर्टेंस देगी, तो कैपिटल रीजन के बाहर ऐसी कम्युनिटी जो कैपिटल रीजन में माइनॉरिटी में, वो बाहर मेजॉरिटी में है, तो कैपिटल रीजन के बाहर वो मेजॉरिटी के पीपल्स, बाकी जो पीपल्स हैं, जो डच स्पीकिंग पीपल्स हैं, उनको वो जो है वो इक्वल इम्पोर्टेंस देंगे। तो इससे क्या होगा कि दोनों का जो है वो इक्वल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर माना जाएगा। ठीक है ना, ये बातें यहाँ पर बताई गई हैं। सिविल वॉर ये सब आप पढ़ चुके हैं पहले। ओके, लास्ट में देखिए ये पॉइंट जो है ये इंपॉर्टेंट है। बोल रहे हैं अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। जैसे हमारे देश में आप देखते हैं इंडिया में, यहाँ पर भी जो है वो जो टीयर्स हैं, 3 टीयर्स में जो है गवर्नमेंट हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, बेल्जियम की यहाँ पर बात कही जा रही है, वहाँ पर कहा जा रहा है कि अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के अलावा देयर इज़ अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, वहाँ पर एक तीसरे प्रकार की गवर्नमेंट थी। दिस कम्युनिटी गवर्नमेंट इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल। ऐसी जो कम्युनिटी थी, इनका जो चुनाव है वो ऐसे लोगों के द्वारा होता था जो एक लैंग्वेज कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। ओके, दिस कम्युनिटी गवर्नमेंट इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी। डच, फ्रेंच और जर्मन स्पीकिंग, इन तीनों की जो है वो अपनी एक सरकार होती थी, अपने अपने ग्रुप के लीडर्स जो है वो चुनते थे, ताकि सारे ऐसे जो लीडर जो अपनी कम्युनिटी से चुन करके आए हैं, वो अपने लोगों के वेलफेयर के लिए आवाज़ें उठा सकें। ठीक है ना, नो मैटर वेयर दे लिव, वो कहीं भी रहते हों उसका कोई मतलब नहीं, बस वो उस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हों, उस पूरी कम्युनिटी के लोग उनको अपना नेता मानते हों, ऐसे पर्सन को चुना जाएगा। और वो पर्सन क्या करेगा, वो पर्सन पूरे कंट्री में जितनी भी पॉलिसीज़ बनाई जाएँगी उसमें ये देखेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस कम्युनिटी से मैं बिलॉन्ग करता हूँ, उसका यहाँ पर कोई नुकसान हो, है ना? तो दे हैव टू लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी, जिस कम्युनिटी को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो दिस गवर्नमेंट हैज़ द पावर,
रिगार्डिंग द कल्चरल, एजुकेशनल एंड द लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज़, ऐसी गवर्नमेंट को हमेशा ऐसी शक्ति दी गई है कि वो ऐसी गवर्नमेंट जो है वो क्या करे, अपने पर्टिकुलर कम्युनिटी के कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज़ को जो है वो वहाँ पर मैनेज करे। ओके, तो ये था बेल्जियन मॉडल, जिसने बेल्जियम में इक्वल पावर शेयरिंग के कॉन्सेप्ट को दिखाया है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो कम्युनिटी है वो पीसफुली रह रही है और डेवलप कर रही है। बिल्कुल भी वहाँ पर किसी भी तरीके की सिविल वॉर की कंडीशन नहीं है, जैसा कि श्रीलंका में आप लोगों ने देखा था। आगे देखिए इसमें क्या बोल रहा है अगले पैराग्राफ में, कह रहा है यू माइट फाइंड द बेल्जियन मॉडल वेरी कॉम्प्लिकेटेड। आपको एक बार आप लोगों ने इसे पढ़ा है ना बेल्जियन मॉडल को, अभी मैंने समझाया है, लेकिन फिर भी अभी एक बार में समझ में नहीं आया होगा। इसलिए नहीं आया होगा क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, आप उसको फिर से एक बार पढ़िएगा, आप वीडियो को रोक करके अच्छे से इसको रीड करिएगा, दोबारा सुनिएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या बोल रहा है कि यू माइट फाइंड द बेल्जियन मॉडल वेरी कॉम्प्लिकेटेड। हो सकता है आपको ये लगा हो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड मॉडल है। इट इंडीड इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। हाँ, बिल्कुल ये है, ऐसा कॉम्प्लिकेटेड ये मॉडल है। इवन फॉर द पीपल लिविंग इन बेल्जियम, बेल्जियम में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए भी है। बट दीज अरेंजमेंट्स हैव वर्कड वेल सो फॉर। लेकिन ऐसा जो अरेंजमेंट, ऐसी जो व्यवस्था रही है, इसने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छे तरीके से काम किया है। दे हेल्प टू अवॉइड द सिविक strife between the two major communities and a possible division of the country on the linguistic line। भाषाई आधार पर राष्ट्र के विभाजन को इस मॉडल ने रोका है और कंट्री में जो है वो ऐसे जो सिविक स्ट्राइफ्स हैं इनको अवॉइड करने की कोशिश की है बिटवीन द टू मेजर कम्युनिटीज़। दो मुख्य जो है वो समुदायों के बीच में आपस में जो झड़प है, जो लड़ाई झगड़े हैं, वो ना हो, उसके लिए ये मॉडल जो है वो काफ़ी कारगर रहा है। मैनी कंट्रीज ऑफ द यूरोप came together to form the European Union, Brussels was chosen as its headquarter। इसमें कहा गया है when many countries of the Europe came together to form the European Union, Brussels was chosen as its headquarter। बहुत सारी इस तरीके की इसमें कहा गया कि जो यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ हैं उन्होंने जब अपने हेडक्वार्टर्स बनाने स्टार्ट किए तो उन्होंने ब्रसेल्स को जो है वो अपने हेडक्वार्टर सिटी के रूप में चूज़ किया। क्यों चूज़ किया? क्योंकि वहाँ पर जो है वो कंडीशंस काफ़ी अच्छी हैं, पीपल्स अच्छे से रह रहे हैं, एक पीसफुल सिटी है। सो दैट इज़ वाई ऐसे सिस्टम को जो है वो उन्होंने वहाँ पर स्टैब्लिश करने की कोशिश की ताकि वहाँ के एनवायरनमेंट से, वहाँ की सोसाइटी से वो कुछ ऐसी चीज़ों को सीख सकें। ओके, तो दैट इज़ वाई ये प्लेस जो है वो उन्होंने चूज़ किया था। ऐसा यहाँ पर बताया गया व्हेन मैनी कंट्रीज़ ऑफ द यूरोप केम टुगेदर टू फॉर्म द यूरोपियन यूनियन, ब्रुसेल्स वाज़ चोज़न एज़ इट्स हेडक्वार्टर। तो उन्होंने जो है वो ब्रुसेल्स सिटी को अपना हेडक्वार्टर चूज़ किया था। ओके, आगे देखिए इसमें क्या बोल रहा है, व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दीज़ टू स्टोरीज़ ऑफ द बेल्जियम एंड श्रीलंका। अब यहाँ पर हम बात ये करते हैं कि बेल्जियम और श्रीलंका की स्टोरी से हम लोगों ने क्या सीखा। बोथ आर डेमोक्रेसीज़, दोनों में डेमोक्रेसीज़ हैं। येट दे डील्ड विद द क्वेश्चन ऑफ पावर शेयरिंग डिफरेंटली। लेकिन फिर भी वहाँ पर पावर शेयरिंग के मुद्दे पर दोनों कंट्रीज़ अलग-अलग तरीके से अपनी कम्युनिटीज़ को डील करती हैं। इन बेल्जियम, द लीडर्स हैव रियलाइज्ड दैट द कम्युनिटी ऑफ कंट्री इज़ पॉसिबल only by respecting the feelings and interest of different communities and the regions। इसमें कहा गया इन बेल्जियम, बेल्जियम में क्या हो रहा है, द लीडर्स हैव रियलाइज दैट, वहाँ के लीडर्स जो नेता हैं उन्होंने इस बात को रियलाइज किया दैट द यूनिटी ऑफ द कंट्री इज पॉसिबल ओनली बाई रिस्पेक्टिंग द फीलिंग्स एंड द इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़। देश में एकता और अखंडता तभी बरकरार रखी जा सकती है जब हर कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को रिस्पेक्ट प्रोवाइड करे, के साथ-साथ उनके इंटरेस्ट, उनके वेलफेयर जैसी जो चीज़ें हैं उसका ख़्याल रखे। तो सच अ रियलाइज़ेशन रिज़ल्टेड इन म्यूचुअली एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट। ऐसे रियलाइज़ेशन ने क्या किया, एक ऐसा जो है वो कॉन्क्लूज़न निकाल कर के एक ऐसा रास्ता लोगों को प्रोवाइड किया कि लोगों ने सोचा समझा कि हम लोग जो है वो क्या करें, म्यूचुअली ऐसे अरेंजमेंट को एक्सेप्ट करें, जहाँ पर पावर शेयरिंग इक्वली हो। ठीक है? जैसे आप लोगों ने देखा था कि जो डच स्पीकिंग पीपल्स हैं वो जहाँ पर माइनॉरिटीज़ में हैं, वहाँ पर उनको फ्रेंच स्पीकिंग पीपल्स इक्वल रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, माइनॉरिटीज़ में होने के बावजूद भी। क्यों? क्योंकि जहाँ पर डच मेजॉरिटीज़ में हैं, फ्रेंच माइनॉरिटीज़ में हैं, वहाँ पर डच पीपल्स भी यही कर रहे हैं। वहाँ पर डच पीपल्स
फ्रेंच पीपल्स जो माइनॉरिटीज़ में उनके साथ रह रहे हैं, उनको जो है वो इक्वल रिप्रेजेंटेशन का मौका दे रहे हैं। सो दैट इज़ व्हाई इसलिए इस तरीके का जो म्यूचुअल जो सिस्टम है, उसने क्या किया कि उनकी कंट्री में एक बेहतर एकोमोडेशन जो है वो प्रोवाइड किया। तो सच अ रियलाइज़ेशन रिजल्टेड इन म्यूचुअली एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट फॉर शेयरिंग पावर एंड श्रीलंका shows us a contrasting example. It shows us that if a majority community wants to force its dominance over others and refuses to share power, it can undermine the unity of the country. ठीक है, ये तो इसमें क्या कह रहा है आगे? इसमें कह रहा है कि श्रीलंका शोज़ अस अ कंट्रास्टिंग एग्जांपल, जबकि जो श्रीलंका है वो बेल्जियम के एकदम जस्ट उल्टा जो एग्जांपल है वो हमें शो कर रहा है, हमें दिखा रहा है। इट शोज़ अस दैट इफ अ मेजॉरिटी कमिटी, ये हमें बताता है कि अगर मेजॉरिटी कमिटी ज़बरदस्ती फोर्सफुली जो है माइनॉरिटी कमिटी के ऊपर रूल करेगी तो क्या होगा? सिविल वॉर क्रिएट हो जाएगा, वहाँ पर सिविल वॉर की कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। So that is why इसमें ये समझाया गया, बताया गया है कि it shows us that if a majority community wants to force its dominance over the other and refuses to share the power, it can undermine the unity of the country. तो ये देश की एकता और अखंडता के लिए क्या होगा? खतरा होगा। अगर आप जबरदस्ती माइनॉरिटी कमिटी के ऊपर रूल कर रहे हैं, डोमिनेंस हो रहे हैं, तो है ना? ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई। इस कार्टून को आप अच्छे से देखिएगा और समझिएगा। जर्मन गवर्नमेंट जो है वो व्हीकल को जर्मन गवर्नमेंट बताया गया है, ठीक है? जिसमें 2 ड्राइवर सीट्स हैं, आपको दिख रहा है, 2 स्टीयरिंग्स हैं, ओके? इसको आप पढ़िएगा, इसमें क्या बोल रहा है। ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा-सा वैल्यू बेस्ड कंसेप्ट लर्निंग की तरफ ले जाएँगी। अगला जो टॉपिक हमारा है, वो है व्हाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। यानी पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल क्यों है, अच्छी क्यों, हमें क्यों करना चाहिए पावर शेयरिंग भाई? पावर शेयरिंग करने से क्या फ़ायदे हैं? इन बातों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ऊपर की केस स्टडी में हम लोगों ने देखा ही है, लेकिन इस टॉपिक को भी हम लोग यहाँ पर फटाफट कवर कर लेते हैं। देखिए क्या बोल रहा है कि दस टू डिफरेंट सेट्स ऑफ रीजंस कैन बी गिवन इन द फेवर ऑफ पावर शेयरिंग। फर्स्टली द पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप्स। इसमें कहा जा रहा है कि पावर शेयरिंग इसलिए होनी चाहिए ताकि कंट्री में जो कम्युनिटीज़ हैं इनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्शंस होते हैं वो ना हो। ओके, जो सोशल ग्रुप्स हैं इनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हैं, ऐसी जो है वो पॉसिबिलिटीज़ को रिड्यूस किया जाए, कम से कम किया जाए। इससे हमें क्या करना चाहिए? पावर शेयरिंग करनी चाहिए। सिंस सोशल कॉन्फ्लिक्ट ऑफन लीड्स टू वायलेंस, इसमें भी बताया गया है कि जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट है ऑफन लीड्स टू वायलेंस, वो क्या करते हैं? वायलेंस की कंडीशंस को जो है वो क्रिएट करते हैं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो कंट्री में आती है। पावर शेयरिंग इज़ गुड वे, पावर शेयरिंग एक अच्छा तरीका है टू इंश्योर द स्टेबिलिटी, जिससे कि हम स्टेबिलिटी को जो है वो मेंटेन कर सकें ऑफ द पॉलिटिकल ऑर्डर। अपनी कंट्री में जो राजनीतिक व्यवस्थाएं उन सारी चीज़ों को हम मेंटेन कर सकें। इम्पोजिंग द विल ऑफ मेजॉरिटी कमिटी ओवर द अदर मे लुक लाइक एन अट्रैक्टिव ऑप्शन इन द शॉर्ट रन। अगर मेजॉरिटी कमिटी माइनॉरिटी कमिटी पर अपने विल को ज़बरदस्ती इम्पोज करती है और माइनॉरिटी कमिटी के लिए ऐसे रूल्स बनाती है कि दे हैव टू फॉलो द मेजॉरिटी कमिटी, तो ऐसा देखने में भले ही आपको अट्रैक्टिव लगता हो शॉर्ट रन में, लेकिन लॉन्ग रन में ये जो है वो कंट्री के लिए खतरा बन सकता है। इट कैन अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ द नेशन। सो दैट इज़ वाई ऐसी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी इज़ नॉट जस्ट ऑप्रेसिव फॉर द माइनॉरिटी। इसमें कहा गया कि मेजॉरिटी पीपल्स का जो शासन है, उनकी जो व्यवस्था है वो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के ऊपर ऑप्रेसिव नहीं होनी चाहिए, दमनकारी नहीं होनी चाहिए। यानी बहुसंख्यक लोग अल्पसंख्यक लोगों के हितों को ध्यान में रखें, उनका दमन ना करें। ऐसी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। इट ऑफेंस ब्रिंग्स रूइंग टू द मेजॉरिटी एज वेल। इसमें कहा गया है कि अगर मेजॉरिटी कमिटी माइनॉरिटी कमिटी के ऊपर डोमिनेटिंग होती है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा वहाँ पर जो है वो हम कह सकते हैं कि जो वोल्केनिक इरप्शन है वो होगा, जिसमें मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों जो है वो बर्बाद हो जाएंगे, ठीक है? और जो कंट्री की इकोनॉमिकल कंडीशन है वो ख़राब हो जाएगी, जो दोनों के लिए हानिकारक होगी, नुकसानदायक होगी। तो दैट इज़ वाई हमें हमेशा जो है वो पावर शेयरिंग इक्वली करनी चाहिए, ऐसा यहाँ पर बताया गया। आगे कह रहा है कि देयर इज़ अ सेकंड डीपर रीज़न, जो दूसरा रीज़न है वो क्या है? व्हाई पावर शेयरिंग इज़ गुड फॉर द डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी यानी लोकतांत्रिक सरकारों के लिए क्यों आवश्यक है, इसके लिए दूसरा रीज़न यहाँ पर बताया गया। पावर शेयरिंग इज़ वेरी
स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, पावर शेयरिंग जो है वो डेमोक्रेसी की स्पिरिट है, लोकतंत्र की जान है, ऐसा हम यहाँ पर कह सकते हैं। अ डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व्स शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज एंड हु हैव टू लिव विद इट्स इफेक्ट्स। पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ they are to be governed. A legitimate government is one where the citizens, through participation, acquire a stake in the system. Okay? तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, जो सेकंड रीज़न है वो क्या है कि डेमोक्रेसी, हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी बिना पावर शेयरिंग के चल ही नहीं सकती, या फिर ऐसी व्यवस्था को, ऐसे गवर्निंग सिस्टम को हम डेमोक्रेसी कह ही नहीं सकते जहाँ पर पावर शेयरिंग ना हो। अ डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व्स शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज एंड हु हैव टू लिव विद इट्स इफेक्ट्स। इसमें कह रहा है कि डेमोक्रेसी या जो डेमोक्रेटिक रूल है, इसमें ऐसी बातें इन्वॉल्व होती हैं, इसमें पावर शेयरिंग शामिल होती है। उस पे पावर शेयरिंग का जो इफ़ेक्ट है वो जिन लोगों पे हो रहा है, वो लोग इसमें जो है वो सक्रिय भूमिका निभा रहे होते हैं। ओके, जो लोग उस पर्टिकुलर अफेक्ट में जी रहे होते हैं, उनकी भी जीवनचर्या को इसमें जो है वो इम्पोर्टेंस दी जाती है। सो दैट इज़ वाई पावर शेयरिंग जो है वो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न। ये कहा जाता है, माना जाता है, एक आधुनिक समाज और सभ्य समाज, जो एक हम कह सकते हैं जो एक डेवलप्ड सोसाइटी है, वहाँ पर जो शासन है, जो गवर्निंग सिस्टम है, वो कैसा हो, ये लोगों के अनुसार जो है वो तय किया जाना चाहिए। ऐसा कौन कहता है? डेमोक्रेसी कहती है। तो दैट इज़ वाई जब लोगों के अनुसार ये कहा जाएगा कि भाई आपके ऊपर किस तरीके का शासन किया जाए, लोग क्या कहेंगे? अच्छा शासन किया जाए, सभी के साथ समानता का व्यवहार किया जाए, सभी को फ्रीडम मिले, है ना? इक्वलिटी हो, रूल ऑफ लॉ हो, तो ऐसी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर बताई गई हैं, तो ये उनके साथ होना चाहिए। तो दैट इज़ व्हाई ये चीज़ें यहाँ पर बताई और समझाई गई हैं कि लोगों के अनुसार जो है वो शासन होना चाहिए, और लोग क्या चाहते हैं? लोग समानता चाहते हैं, इक्वलिटी चाहते हैं। आगे इसमें कह रहा है कि अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज़ वन वेयर सिटीज़न्स, लोग ऐसी सरकार का जो है वो समर्थन करेंगे, जहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो कैसी हो? लेजिटिमेट हो, एक विधिक सरकार हो। विधिक सरकार का मतलब क्या है? एक वैधानिक सरकार हो, यानी संविधान में जो प्रोविज़न लिखे गए हैं, उनके अनुसार जो गवर्नमेंट है वो बनाई गई हो। इज़ वन वेयर द सिटीज़न्स थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर अ स्टेक इन अ सिस्टम, जहाँ पर कोई भी जो पर्सन है वो अगर चाहे तो गवर्नमेंट के ऐसे सिस्टम में, ऐसे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट कर सकता हो, सरकार के ऐसे कामकाज में पार्टिसिपेट कर सकता हो, ताकि उसे ऐसा लगे कि वो इस देश का ऐसा नागरिक है जो कंट्री की किसी भी पोस्ट को होल्ड कर सकता है। ठीक है? इफ दैट पर्सन इज कैपेबल एज पर द सिस्टम, एज पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है? तो ये चीज़ें यहाँ पर बताई और समझाई गई हैं। आगे देखिए इसमें क्या कह रहा है, लेट अस कॉल द फर्स्ट सेट ऑफ द रीजंस। ठीक है, अब इसमें देखिए दो रीजन आपको बताए गए ना, ये पहला रीजन यहाँ पर कह रहा है, ये देख रहे हैं आप, फर्स्टली पावर शेयरिंग, है ना? तो ये फर्स्ट रीजन है इसका, और सेकंड रीजन ये वाला बता रहा है, सेकंड पैराग्राफ में ये सेकंड रीजन आपका। तो इन दोनों को बता रहा है, कह रहा है जो पहला वाला रीजन था बेटा वो कैसा है, लेट अस कॉल द फर्स्ट सेट ऑफ रीजन प्रुडेंशियल एंड द सेकंड मोरल। पहला जो रीजन है वो क्या है? प्रुडेंशियल रीजन। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट इज द प्रुडेंशियल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग, तो आप फर्स्ट पॉइंट को लिखते हैं, इस पॉइंट को लिखते हैं। और जब आता है क्वेश्चन कि व्हाट इज द मोरल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग, तो आप सेकंड पॉइंट को लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि लेट अस कॉल द फर्स्ट सेट ऑफ रीजन प्रुडेंशियल। अब बात यहाँ पर ये आती है कि प्रुडेंशियल क्या है भाई? प्रुडेंशियल का मतलब ये होता है, बे देखिए नीचे डेफिनेशन दी हुई है, बेस्ड ऑन प्रुडेंस और एन केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ द गेन्स एंड द लॉसेस, यानी जहाँ पर हम किसी भी निर्णय को इस मत के अनुसार लें कि इसमें हमारा कितना नुकसान और कितना लाभ है, जहाँ पर इस बात को ध्यान में रख करके कोई काम किया जाए, ऐसे वर्क को हम प्रुडेंशियल वर्क कहते हैं। ठीक है ना? तो प्रुडेंशियल डिसीजंस आर यूजुअली कॉन्टेस्टेड विद द डिसीजन बेस्ड प्योरली ऑन द मोरल कंसिडरेशन। ये मोरल कंसिडरेशन की कॉन्ट्रास्ट की बात यहाँ पर कही गई है, यानी मोरल जो है वो प्रुडेंशियल का अपोजिट है, ऐसा यहाँ पर हम समझ सकते हैं। तो प्रुडेंशियल का मतलब आप समझ चुके होंगे कि प्रुडेंशियल का मतलब यहाँ पर ये है कि पावर शेयरिंग हमें क्यों करनी चाहिए, इसके क्या लाभ हैं, इस बात को देख करके यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट लिखा गया है, क्या प्रॉफिट्स हैं इसके, क्या बेनिफिट्स हैं इसके। तो अब आगे देखिए इसमें क्या बोल रहा है, जो सेकंड है वो कैसा है, मोरल रीज़न को शो कर रहा है। भाई सेकंड मोरल रीज़न का मतलब क्या है कि हाँ भाई ऐसा तो होना ही चाहिए। जैसे इसमें कह रहा है कि अगर डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए? लोगों को इक्वल
इक्वलिटी मिलनी चाहिए, उनके साथ इक्वल पावर शेयरिंग होनी चाहिए। अगर डेमोक्रेसी है तो वहाँ पर लोगों के अनुसार वहाँ पर गवर्नमेंट होनी चाहिए, है ना? लोगों से पूछा जाना चाहिए कि भई आपके ऊपर जो है वो किस तरीके की गवर्नमेंट रूल करे, ठीक है? इसीलिए तो उनको वोटिंग पावर दी जाती है और वो वोट करके खुद अपने लिए गवर्नमेंट बनाते हैं, है ना? ये सब क्या है कि ऐसा माना जाता है कि ये सारी चीज़ें तो डेमोक्रेसी में होनी ही होनी चाहिए, ओके? तो ये चीज़ें जो है वो कैसी हैं मोरल रीज़न को जो है वो शो करती हैं, पावर शेयरिंग के मोरल रीज़न को, ओके? दैट्स इट। इसमें 2 स्टोरीज़ हैं, ये आपका होमवर्क हो सकता है। आप इसे पढ़ेंगे और इसके बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। इनसे भी क्वेश्चन्स आए हुए हैं बोर्ड एग्ज़ाम्स में, इसको आप ऐसे ही इग्नोर मत करिएगा, इनको पढ़िएगा, ठीक है? खलील्स डायलेमा बहुत अच्छी कहानी है, विक्रम बेताल की स्टोरी आप लोगों ने देखी होगी। ये विक्रम बेताल की स्टोरी को ही लेकर के यहाँ पर बात कही गई है, कहानी समझाई गई है। ये देख रहे हैं आप विक्रम बाइक चला रहा है, बेताल पीछे बैठा हुआ है। इस स्टोरी को आप पढ़िएगा, इसका जो कन्क्लूज़न है वो मुझे मैसेज करिएगा, ठीक है? ये आपका होमवर्क है। हाँ, अगला जो टॉपिक हमारा है वो क्या है? फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। ये पावर शेयरिंग के फॉर्म्स क्या हैं? देखिए इसमें क्या कह रहा है? द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग हैज़ इमर्ज्ड इन ऑपोजिशन टू द नोशन ऑफ अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर। For a long time, it was believed that all powers of the government must reside in one person or the group of persons located at one place. इसमें कहा जा रहा है कि द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग यानी सत्ता के विभाजन की जो बात यहाँ पर कही गई है, ये जो विचार है, हैज़ इमर्ज्ड इन अपोजिशन ऑफ द नोशन ऑफ अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर। ये इस बात के विरोध में उत्पन्न हुई चीज़ है, जहाँ पर पहले ये समझा जाता था कि जो राजनीतिक शक्तियाँ हैं, जो पॉलिटिकल पावर हैं, ये डिवाइडेड ना हों, कैसी हों? अनडिवाइडेड हों। यानी जैसे पहले क्या होता था कि पहले किंग्स जो है वो रूल करते थे और किंग के हाथों में ही सारी शक्ति होती थी। किंग जैसा कह देता था पूरे उनके जो है वो किंगडम में रहने वाले जो पीपल्स हैं उनको वो मानना होता था। भले ही वो गलत है या सही है, बट दे हैव टू एक्सेप्ट दैट। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर बताई और समझाई गई हैं कि जो पावर शेयरिंग का आइडिया है ये अनडिवाइडेड जो पॉलिटिकल पावर है इसके अपोजिशन की बात है। फॉर अ लॉन्ग टाइम इट वाज बिलीव दैट ऐसा विश्वास किया जाता था, ऐसा माना जाता था कि कोई भी सरकार मजबूत तभी होगी, वो पावरफुल तभी मानी जाएगी जब उसके पास पावर जो है वो सेंट्रलाइज हो। जैसे कंट्री में कोई भी डिसीजन लिया जाना है, किसी के ऊपर अटैक करना है या कोई उसके ऊपर अटैक कर रहा है, दे हैव टू रिस्पॉन्ड। तो ऐसी कंडीशन में अगर हमने पावर को डिवाइड कर रखा है तो हमें कंसल्ट करने में, लोगों से पूछने में, किसी के ऑर्डर का इंतज़ार करने के लिए जो है वो हमें क्या करना होगा, वेट करना होगा और तब तक हमारी कंट्री को नुकसान हो सकता है। पहले लोग ऐसा माना करते थे। इसीलिए कहते थे कि सत्ता का बँटवारा जो है वो नहीं होना चाहिए। सत्ता जो है वो किसी एक हाथों में केंद्रित होनी चाहिए, है ना? द पावर शुड बी सेंट्रलाइज़्ड इन वन हैंड, ऐसा यहाँ पर माना गया है। तो लेकिन अब वर्तमान में क्या है, मॉडर्न एज में क्या है, पावर शेयरिंग इम्पोर्टेंट है। इन दोनों बातों को यहाँ पर जो है वो हमें समझना है। तो ये यहाँ पर ये बात बताई गई है कि पहले ऐसा होता था। देखिए आगे क्या बोल रहा है कि इट वाज़ फेल्ट दैट द पावर टू डिसाइड इज़ डिस्पर्स्ड। इसमें कह रहा है कि अगर निर्णय लेने की क्षमता को वितरित कर दिया जाए, फैला दिया जाए या कई पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दिया जाए कि भाई कोई एक पर्सन डिसीज़न नहीं ले सकता जब तक कि ये लोग जो है वो इकट्ठा ना हों और मिल कर के कोई राय एक एक राय ना बनाएँ, तब तक कोई डिसीज़न कंट्री में नहीं लिया जा सकता। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, कंट्री का नुकसान हो जाएगा। इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू टेक द क्विक डिसीज़न। तो इसमें कहा गया है कि ये संभव नहीं हो पाएगा कि तुरंत जो है वो कोई निर्णय लिया जा सके एंड टू इन्फोर्स देम और ऐसे निर्णय को लागू किया जा सके। बट दीज़ नोशंस हैव चेंज्ड विद द इमर्जेंस ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन ऐसा जो नोशन है, ऐसा जो ऐसी जो विचारधारा, ऐसा जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, ये धीरे-धीरे बदला। कब बदला? जब कंट्री जो है वो डेमोक्रेटिक होने लग गए। विश्व में डेमोक्रेटिक जो देश हैं, जो लोकतांत्रिक देश हैं, ये जब शामिल हुए या देशों ने जब लोकतंत्र की व्यवस्था को अपनाया, तब ऐसी जो विचारधारा है वो यहाँ पर बदलने लग गई। कह रहा है कि वन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द डेमोक्रेसी इज दैट द पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर। इसमें कहा गया कि वन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट जो लोकतंत्र है उसका सबसे आधारभूत जो सिद्धांत है वो क्या है कि पीपल्स आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर। लोग जो हैं वो हर पॉलिटिकल पावर का सोर्स हैं, ठीक है? तो दैट इज वाई
इन डेमोक्रेसी द पीपल रन देमसेल्व्स थ्रू इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। लोग जो है वो अपनी सेल्फ गवर्नमेंट चलाते हैं किसके थ्रू? इंस्टीट्यूशंस के थ्रू। ठीक है? यानी लोगों की जो सरकार है वो लोगों के द्वारा चुनी गई है और उसका जो संचालन है वो उस देश में संवैधानिक जो संस्थाएँ हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके द्वारा किया जाएगा। जैसे लोकसभा, राज्यसभा, है ना? इनके द्वारा। So that is why in a good democratic government, due respect is given to diverse groups and views that exist in a society. Everyone has a voice in the shaping of public policies. हर किसी को इस तरीके का अधिकार होना चाहिए कि वो पब्लिक पॉलिसीज यानी जो भी जन कल्याण के लिए नीतियां देश में बनाई जा रही हैं उसके लिए वो आवाज़ें उठा सकें। आगे इसमें कह रहा है कि देयरफॉर इट फॉलोज दैट इन अ डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एज मैनी सिटीजन्स एज पॉसिबल। जबकि जो लोकतांत्रिक विचारधारा है, जो डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी है, वो क्या कहती है कि पॉलिटिकल पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। जो राजनीतिक शक्तियां हैं उसका बंटवारा जनता में ज़्यादा से ज़्यादा किया जाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा सिटीजन्स को पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व करना चाहिए, गवर्नमेंट में इन्वॉल्व करना चाहिए। मैक्सिमम पीपल्स का प्रेजेंटेशन अगर गवर्नमेंट में होगा तो क्या होगा, हमारी जो गवर्नमेंट है वो पीपल्स के अकॉर्डिंगली वर्क कर सकेगी और उनकी डिज़ायर्स को सेटिस्फाई कर सकेगी, उनके वेलफेयर को और भी ज़्यादा जो है वो प्रमोट कर सकेगी। ओके, तो इन बातों को यहाँ पर बताया गया है। आगे क्या कह रहा है, इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन टेक मैनी फॉर्म्स। लेट अस लुक एट सम ऑफ द मोस्ट कॉमन अरेंजमेंट दैट वी हैव और विल कम अक्रॉस। फर्स्ट पॉइंट देखिए क्या बोल रहा है, पावर इज शेयर्ड अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। पावर जो है वो अलग अलग जो ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट हैं उसमें शेयर की जानी चाहिए। सच एज जैसे कि लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी है। हिंदी में इसे कहते हैं विधायिका, जो कार्यपालिका है और जो न्यायपालिका है ना? इनकी बात यहाँ पर कही गई है। इनमें क्या करना चाहिए, पावर्स को शेयर करना चाहिए। लेट अस कॉल दिस हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि ऐसे पावर शेयरिंग को हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहा गया है। ठीक है ना? एग्जाम में क्वेश्चन आता है बेटा कि व्हाट इज हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। वहाँ पर आप क्या कहेंगे, व्हेन द पावर इज शेयर्ड अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट such as legislature, executive and judiciary is called horizontal distribution of power. Okay, horizontal distribution of power यहाँ पर क्यों कहा गया है, सिंपल सी बात है भाई। horizontal का मतलब आपको पता ही है, एक होती है वर्टिकल लाइन, एक होती है हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है, पड़ी लाइन। पड़ी लाइन कैसी होती है, समांतर, एक एक ऐसी जो है वो समतल लाइन के रूप में हमें दिखाई देती है। दैट इज वाई ये तीन के तीनों जो ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, ये एक दूसरे के बराबर हैं, कोई इसमें छोटा बड़ा नहीं है। ओके, सो दैट इज वाई इनमें जब पावर को शेयर किया जाता है तो ये कहा जाता है कि ये हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है। ठीक है, आगे देखिए इसमें क्या बोल रहा है, organs of the government placed at the same level to exercise the different power such as the separation ensures that none of the organ can exercise unlimited power। किसी भी ऑर्गन को जो है वो अनलिमिटेड पावर को एक्सरसाइज करने का मौका नहीं दिया गया यहाँ पर। कि सपोज जुडिशियरी है वो इतनी ज़्यादा पावर को यूज़ कर ले कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर अब काम ही ना कर पाए, या लेजिस्लेचर जो है उसको बहुत ज़्यादा पावर दे दी जाए, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी का कोई मतलब ही ना रहे। ऐसा नहीं है, हर किसी के पास इक्वल पावर है और हर किसी को एक दूसरे को चेक करने का राइट है। ओके, जिसको आगे की लाइन में बताया गया है कि ईच ऑर्गन चेक्स द अदर्स। हर ऑर्गन जो है वो क्या करता है, दूसरे ऑर्गन को चेक करता है। दिस रिजल्ट्स इन अ बैलेंस ऑफ पावर। इसका रिजल्ट क्या होता है कि पावर के बीच में जो है वो बैलेंस बनता है। तीनों जो ऑर्गन हैं उनके बीच में जो पावर शेयरिंग की गई है इसकी एक अच्छी बैलेंसिंग बनती है जिसको हम बैलेंस ऑफ पावर कहते हैं। ओके, लास्ट ईयर वी स्टडीड दैट इन अ डेमोक्रेसी। लास्ट ईयर की डेमोक्रेसी वाली बुक में हम लोगों ने इसको पढ़ा है। इवन दो द मिनिस्टर्स and the government officials exercise the power, they are responsible to the parliament or to the state assemblies. Similarly, although the judges are appointed by the executive, they can check the functioning of the executive or the laws made by the legislature, and this arrangement is called the system of checks and the balance। और ऐसे ही अरेंजमेंट को चेक और बैलेंस सिस्टम के नाम से जाना गया है। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज चेक्स एंड द बैलेंस सिस्टम। ठीक है, तो वहां पर आपको ये समझाना होगा, ये बताना होगा कि चेक और बैलेंस सिस्टम क्या है। ओके, जहाँ पर जो है वो एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर ये तीनों मिल करके काम करते हैं, तीनों जो है वो अपने अपने जुडिक्शन में काम करते हैं
और तीनों का काम जो है वो क्या है कि एक दूसरे के वर्क को चेकआउट करना, ताकि कोई भी अनलिमिटेड पावर को एक्सरसाइज ना कर सके, ठीक है? और कंट्री के वेलफेयर में मिल करके ये कंट्रीब्यूशन कर सकें, ठीक है? तो इन बातों को यहाँ पर बताया और समझाया गया है, ओके? इस कार्टून को भी आप समझिएगा, देखिएगा, इसमें क्या कहा गया है। ये डेमोक्रेसी का घोड़ा है, अच्छे से इसको पढ़िएगा, समझिएगा और इसके बारे में रिप्लाई भी करिएगा मुझे। स्क्रीनशॉट लेके कार्टून का और इसके बारे में आपने क्या पढ़ा, इससे क्या समझा, इसके बारे में आप मुझे ग्रुप पे रिप्लाई करेंगे, ओके? तो ये फर्स्ट आप लोगों ने देखा, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है, जिसको हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग कहा गया है। जब ऑर्गन्स गवर्नमेंट के ऑर्गन्स में पावर्स को शेयर किया जाएगा तो उसे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग कहा जाएगा। अगला देखिए क्या बोल रहा है, पावर्स कैन बी शेयर्ड अमंग द गवर्नमेंट्स एट द डिफरेंट लेवल। सरकार के जो स्तर हैं उनकी बात यहाँ पर कही जा रही है। जनरल गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री, एक ऐसी सरकार जो पूरे देश के लिए होती है जिसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं। एंड द गवर्नमेंट्स एट द प्रोविंशियल लेवल, और दूसरी सरकार होती है जो प्रांतीय स्तर की होती है जिसे हम स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं, रीजनल लेवल की गवर्नमेंट कहते हैं। सच अ जनरल गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री इज यूजुअली कॉल्ड द फेडरल गवर्नमेंट। जहाँ पर ऐसी व्यवस्था होती है सरकारों की कि वहाँ पर एक सेंट्रल गवर्नमेंट हो, दूसरी रीजनल या फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, ऐसी कंट्री में जो है जो गवर्नमेंट है उसे फेडरल गवर्नमेंट कहा जाता है, संघीय सरकार की व्यवस्था कहा जाता है हिंदी में। इन इंडिया वी रिफर टू इट एज द सेंट्रल एंड द यूनियन, सेंट्रल और द यूनियन गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट्स at the provincial or the regional level are called by the different names in a different country. In India we call them the state government, ये आप जानते ही हैं। This system is not followed in all countries, ऐसा सिस्टम सारे देशों में लागू नहीं होता, ना ही उसका अनुकरण किया जाता है, फॉलो किया जाता है। There are many countries where there are no provincial or the state government, बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट होती ही नहीं, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही होती है। बट इन दोज कंट्रीज लाइक आर्स, लेकिन जैसे हमारा देश है, हमारी कंट्री है, वेयर देर आर द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, जहाँ पर गवर्नमेंट के अलग अलग स्तर हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली लेज डाउन द पावर्स ऑफ द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलग अलग लेवल की जो गवर्नमेंट है उनको अलग अलग पावर्स प्रोवाइड करता है। दिस इज वॉट दे डिड इन बेल्जियम, जैसा कि बेल्जियम में किया गया था, पावर शेयरिंग की गई थी, बट वॉज सॉरी बट वॉज रिफ्यूज इन श्रीलंका। दिस इज कॉल्ड फेडरल डिवीजन ऑफ पावर, ठीक है? लेकिन श्रीलंका में जो है वो इस तरीके से अरेंजमेंट नहीं किया गया। इस तरीके से पावर डिवीज़न जो अलग अलग लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट में होता है, इसे हम फेडरल डिवीजन ऑफ पावर कहते हैं। द सेम प्रिंसिपल कैन बी एक्सटेंडेड द लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट लोअर देन द स्टेट गवर्नमेंट, सच एज द म्यूनसिपैलिटी एंड द पंचायत, जिसे हम लोकल गवर्नमेंट के नाम से भी जानते हैं। लेट अस कॉल द डिवीजन ऑफ पावर इन्वॉल्विंग द हायर एंड द लोअर लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट वर्टिकल डिवीजन ऑफ द पावर। और इस तरीके के पावर को वर्टिकल डिवीजन ऑफ द पावर कहा जाता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे ऊपर है भाई, उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट, उसके नीचे लोकल गवर्नमेंट। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, अप टू डाउन एक लाइन जा रही है, उसमें ऊपर से नीचे तक जो है वो पावर्स की शेयरिंग की जा रही है। ऊपर से नीचे जो पावर शेयरिंग की जा रही है, इसका जो स्ट्रक्चर है थोड़ा वर्टिकल टाइप का दिख रहा है, इसीलिए ऐसे पावर डिवीजन को हम क्या कहेंगे, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर कहेंगे, ठीक है? एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज द वर्टिकल पावर शेयरिंग और वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, तो आप क्या बताएंगे कि व्हेन द पावर इज डिवाइडेड among the levels of the government, okay, is known as the vertical division of power, like central government, state government and the local government. Understood? So we shall study these at some length in the next chapter. आगे इसके जो कुछ भाग हैं उसको हम लोग अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे और देखेंगे। इसमें थर्ड जो है वो पॉइंट देखिए क्या बोल रहा है, पावर में ऑल्सो भी शेयर्ड अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, पावर्स को अलग अलग सोशल ग्रुप्स में भी शेयर किया जाता है। सच एज द रिलीजियस एंड द लिंग्विस्टिक ग्रुप, जैसे रिलीजियस और लिंग्विस्टिक ग्रुप में। कम्युनिटी गवर्नमेंट आप लोगों ने बेल्जियम में देखा था ना, उसी की बात यहाँ पर कर रहा है कि कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस अरेंजमेंट। ऐसी गवर्नमेंट जो कम्युनिटी लिंग्विस्टिक कम्युनिटी वाले जो है वो अपनी अपनी कम्युनिटी के ऐसे रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करेंगे और वो क्या करेगा, उनके जो है वो वेलफेयर के लिए काम करेगा, आवाज़ें उठाएगा। इसको हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था ना, उसी की बात यहाँ पर कर रहा है कि कम्युनिटी गवर्नमेंट इन द बेल्जियम इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस अरेंजमेंट। इन सम कंट्रीज देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड द लीगल arrangements whereby the socially weaker section and the women are represented in the legislature and the administration, जैसे हमारी कंट्री में भी है कि जो विमेंस हैं लोकल गवर्नमेंट में, जो विमेंस हैं इनकी रिप्रेजेंटेशन के लिए सीट्स रिजर्व की गई हैं।
ठीक है। विमेंस को अलग भी जो है वो क्या किया जाता है, रिजर्वेशन दिया जाता है। और भी जो वीकर सेक्शन है उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाता है ताकि उनका रिप्रेजेंटेशन कंट्री में अच्छे तरीके से हो सके। लास्ट ईयर वी स्टडीड द सिस्टम ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज। हम लोगों ने लास्ट ईयर रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज के बारे में पढ़ा था, जहाँ पर मैंने आपको ये बताया होगा। कॉन्स्टिट्यूंसी का मतलब आप समझते ही हैं, चुनावी क्षेत्र। ठीक है, जैसे आप लोगों ने लोगों को बातचीत करते हुए सुना होगा कि ये उनका संसदीय क्षेत्र है, ये उनका विधानसभा क्षेत्र है। ठीक है, ये इस विधानसभा क्षेत्र में आता है, ये गोंडा सदर विधानसभा क्षेत्र है ना? तो इस तरीके की बातें आप लोगों ने जो है वो सुनी होंगी। तो वो पर्टिकुलर जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ होती हैं, जो क्षेत्र होते हैं, उसको कॉन्स्टिट्यूएंसी कहा गया है। रिज़र्व का मतलब जहाँ पर कुछ इस तरीके का आरक्षण लगा दिया जाए कि हाँ भाई, इसी जाति के लोग यहाँ पर इलेक्शन लड़ सकते हैं। ठीक है, इस कैटेगरी के लोग यहाँ पर इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिज़र्व कॉन्स्टिट्यूएंसी कहा गया है। ठीक है? जैसे कभी-कभी आप लोगों ने जो है वो सुना होगा कि अब की बार इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिज़र्व कर दिया गया है। अब यहाँ पर जो है वो फीमेल कैंडिडेट ही इलेक्शन लड़ सकती हैं, या एससी कैंडिडेट ही इलेक्शन लड़ सकते हैं। ठीक है? या ओबीसी कैंडिडेट इलेक्शन लड़ सकते हैं, लाइक दैट। तो ऐसे जो रिज़र्वेशन होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेकर के, उनको रिज़र्व कॉन्स्टिट्यूएंसी कहा जाता है। यानी हमारी कंट्री में जो सोशली वीकर सेक्शन माने जाते हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन कंट्री में जो है वो इक्वली हो, उसके लिए रिज़र्व कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो कॉन्सेप्ट है वो लाया गया था, ताकि ऐसे लोगों को भी मौका मिल सके जो संख्या में कम हैं और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं। ठीक है? उनको भी सरकार में जो है वो शामिल होने का मौका मिल सके, ताकि उनके अंदर कभी भी अलगाववाद की भावना ना पनपे। तो इन असेंबलीज एंड द पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री, दैट टाइप ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी सिस्टम, ठीक है, को जो है वो फॉलो किया जाता है ताकि लोगों को मौका मिलता रहे। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज मेंट टू गिव स्पेस इन द गवर्नमेंट एंड द एडमिनिस्ट्रेशन टू डाइवर्स सोशल ग्रुप्स who otherwise would feel alienated from the government. This method is used to give the minority communities a fair share in the power. In Unit 2, we shall look at the various ways of the accommodating social diversity. Okay? उसमें हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये यहाँ पर बताया गया। थर्ड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग क्या है, इस पॉइंट को आप लिखेंगे। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि राइट द फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, तो आप एक एक करके जो है वो ऐसे पॉइंट्स के बारे में लिखेंगे बेटा। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग, सोशल ग्रुप्स के साथ जो है वो पावर शेयरिंग करना, रिलीजियस ग्रुप और लिंग्विस्टिक ग्रुप्स के साथ पावर शेयरिंग करना। ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है, यहाँ पर बताया गया कि पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन ऑल्सो बी सीन इन द वेज पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स और द मूवमेंट्स। जो हमारे देश में राजनीतिक दल हैं, इनके साथ भी हम जो है वो सत्ता की साझेदारी करते हैं, सत्ता का बंटवारा करते हैं, ताकि हर किसी को जो है वो समानता का अधिकार मिल सके। ओके, इसको इसमें कैसे समझाया गया है, कह रहा है कि इन द वे द पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड द मूवमेंट्स कंट्रोल और इन्फ्लुएंस दोज इन पावर। जो लोग जो है वो सत्ता में होते हैं, उनके ऊपर जो ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में नहीं है लेकिन अपोजिशन का रोल निभाते हुए उनके ऊपर जो है वो अपना प्रभाव जमाते हैं। जैसे कोई भी नीति, सपोज़ जो गवर्नमेंट है, वो कोई भी ऐसी पॉलिसी बना रही है, लेकिन जो अपोजिशन की पार्टी है वो सत्ता में नहीं है, लेकिन फिर भी क्या कर रही है, उसका विरोध कर रही है कि भाई ये पॉइंट नहीं होना चाहिए इसमें, ये ऐसे लोगों के लिए जो है वो हितकर नहीं होगा, या ऐसे लोगों के लिए वेलफेयर में ये नहीं होगा, या कंट्री के इस तरीके से कंट्री में जो है वो इसका एडवर्स इम्पैक्ट होगा। तो दैट इज़ वाई इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या करती है, जो पावर में गवर्नमेंट है, जो ऐसी पॉलिसी को इनॉग्रेट कर रही है या उसको लागू करने जा रही है, उसको जो है वो लोगों तक जो है वो पहुँचाने की कोशिश करने जा रही है, वो क्या करती है, तुरंत उसमें चेंजेस ले आती है ना? तो क्या होता है कि भाई ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ या ऐसे जो प्रेशर ग्रुप्स हैं, उनका भी प्रभाव सरकारों पर होता है। या उनका प्रभाव जो है वो ऐसे लोगों पर होता है जो सत्ता में होते हैं। तो ये क्या है, एक तरीके की पावर शेयरिंग ही तो है। भई अगर कोई जनता की आवाज़ बन के सरकार की नीतियों को जो है वो सुधारने की कोशिश करेगा, उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाएगा, तो जिन कमियों की वजह से ऐसी आवाज़ उठाई जा रही है, उन कमियों को उस नीति, उस पर्टिकुलर पॉलिसी प्रोजेक्ट से दूर किया जाएगा। जिससे क्या हो रहा है कि ये लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, लोगों के वेलफेयर में ही काम कर रहे हैं। सो दैट इज़ व्हाई इससे क्या हो रहा है कि हमारी कंट्री में जो डेमोक्रेसी वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है और लोगों के लिए जो है वो हितकर बन रही है। तो ये एक अच्छी बात है। तो इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज़, प्रेशर ग्रुप्स और जो कंट्री में मूवमेंट्स ग्रुप्स हैं, जो आंदोलनकारी ग्रुप्स हैं, समूह हैं, उनके साथ भी हम सत्ता की साझेदारी करते हैं। कह रहा है कि द सिटीजन्स मस्ट हैव द फ्रीडम टू चूज़ अमंग द वेरियस कंटेंडर्स फॉर द पावर। In contemporary democracies, this take the forms of competition among the different parties. Such competition ensures that power does not remain in one hand.
तरीके से यहाँ पर जो है वो हमें ये समझने को मिलता है कि पावर जो है वो किसी एक के हाथों में नहीं होनी चाहिए। ये कहा गया है कि समाजवादी विचारधारा समर्थक समाजवादी विचारधारा के प्रणेता के रूप में जाने जाने वाले हमारे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने एक बार कहा था, ये उन कोटेशन है। उन्होंने कहा था कि जो सरकार है, वो बदलती रहनी चाहिए। इस बात को उन्होंने ऐसी लाइन में कहा था कि जो सरकारी सत्ता है, ये जो है वो रोटी की तरीके से इसे पलटते रहना चाहिए ताकि ये जल ना जाए, अच्छे तरीके से पक भी जाए। जैसे तवा है, तवे पर रोटी जब पकाई जाती है तो उसे ऐसा नहीं कि एक बार तवे पर डाल दिया गया और फिर वो बन करके अपने आप निकलेगी, ऐसा नहीं है। उसे बार-बार पलटना पड़ता है ताकि दोनों तरफ से वो अच्छी तरीके से सिक जाए, ठीक है? तो उनके कहने का मतलब था कि सरकार भी जो है वो देश में कैसी होनी चाहिए? ऐसी होनी चाहिए जो बार-बार जो है वो पलटती रहे। यानी सिर्फ़ एक तरफ ही जो है वो सरकार का झुकाव ना हो बल्कि सभी को मौका मिले। तो इस तरह तरह से क्या होगा कि पूरा का पूरा जो समाज हमारा है, वो एक साथ आगे बढ़ेगा। अगर एक व्यक्ति को या एक समुदाय को, एक कम्युनिटी को ही हम सरकार चलाने के लिए मौका दे देंगे, तो वो सिर्फ़ अपना ही वेलफेयर करेगा, दूसरे लोग जो है उस देश में पिछड़ जाएँगे और ऐसे देश में अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है, जो अंतर है, वो कंटिन्यूअसली लगातार सतत रूप से बढ़ता चला जाएगा। तो इसलिए जो सरकार है, वो कैसी होनी चाहिए? हमेशा बदलती रहनी चाहिए, ऐसा यहाँ पर बताने की कोशिश मैंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के विचारों से की है। आगे देखिए इसमें क्या बताया गया है? ये कहा जा रहा है कि वी फाइंड द इंटरेस्ट ग्रुप सच एज दोज ऑफ द ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर्स, इंडस्ट्रियल वर्कर्स, they also will have a share in the governmental power either through the participation in the government committees or bringing the influence on the decision making process। यानी हमें देश में हर वर्ग को जो है वो ध्यान में रखना है, भले ही वो व्यापारी वर्ग हो, वो इंडस्ट्रियलिस्ट हों, वो फार्मर्स हों, वो इंडस्ट्रियल वर्कर्स हों, सभी को ध्यान में रख के हमें जो है वो देश में नीतियों को बनाना चाहिए। दे ऑल्सो विल हैव अ शेयर ऑफ द गवर्नमेंटल पावर ईदर थ्रू द पार्टिसिपेशन इन द गवर्नमेंटल कमिटीज़। ऐसे लोगों को जो है वो सरकार में शामिल किया जाना चाहिए, पावर शेयरिंग के थ्रू, भले ही वो गवर्नमेंटल कमिटीज़ के थ्रू उसमें शामिल हों या फिर किसी दूसरे तरीके से, ताकि वो भी जो है जो सरकार जो न्याय निर्णय कर रही है, उसमें अपनी प्रतिभागिता जो है वो दिखा सकें। उनके अकॉर्डिंग भी देश में जो है वो नीतियाँ बनाई जा सकें। इसके लिए उनको जो है वो इसमें शामिल किया जाना ज़रूरी है, दैट मीन्स उनके साथ भी पावर्स को शेयर किया जाना ज़रूरी है। इन यूनिट 3 वी शैल स्टडी द वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। यूनिट 3 में हम लोग जो है वो वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में इसी बुक में पढ़ेंगे, प्रेशर ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे, सोशल मूवमेंट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। इसको हम लोग जो है वो आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए जो है वो इतना ही। इस चैप्टर में जितनी ज़रूरी बातें थीं, उसको मैंने काफ़ी कुछ एलाबोरेट करके आपको समझाने की कोशिश की है। लेकिन होमवर्क बेटा ये आपको करना है, तभी हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे। खलील्स डायलेमा अच्छे से पढ़ के इसका कंक्लूज़न आपको मुझे शेयर करना है व्हाट्सएप पे, ओके? और ये जो स्टोरी है, ठीक है? इसके बारे में भी आपको पढ़ के मुझे बताना है, इस कार्टून के बारे में पढ़ के बताना है, ठीक है? जितने भी एक्स्ट्रा ब्लॉग्स हैं, ऑल यू हैव टू रीड एंड यू हैव टू रिप्लाई मी, ओके? इन सारी बातों को आपको मुझे अच्छे तरीके से पढ़ के रिप्लाई करना है। चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया, ये भी बताना है। जो बातें समझ में नहीं आई हैं, उसको भी आपको अंडरलाइन करते हुए, स्क्रीनशॉट लेके अंडरलाइन करते हुए मुझे व्हाट्सएप पे भेजना है, ठीक है? तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको फिर से मैं उन बातों को समझा सकूँ। चैप्टर 1 आपका कंप्लीट होता है, ठीक है? अच्छे से पढ़िए, अपना ख़्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम।